ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। सो वेलकम टू सक्सेस इंक यूट्यूब चैनल और दिस इज़ आवर सेकंड क्लास ऑफ इंग्लिश। ठीक है बेटा। और आप सभी को पता है कि हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था टेंस। ठीक है। सो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है। व्हाट इज़ टेंस, क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। टाइप ऑफ टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि किसी भी सेंटेंस को कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है, जहाँ पे बात आई थी कि सेंटेंस को हम सिंपल वे में लिख सकते हैं। ठीक है। और सेंटेंस को हम सिंपल वे में लिख सकते हैं, जिसको हम इंडेफिनिट वे भी बोलते हैं। ठीक है। इंडेफिनिट सेंटेंस को हम साथ साथ आपका कंटिन्यूस वे में भी बोल सकते हैं। सेंटेंस को परफेक्ट वे में भी बोला जा सकता है और सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वे में भी बोला जा सकता है। ठीक है। आपने वर्ब का भी एक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि वर्ब भी दो टाइप की होती है बेटा। पहली है हेल्पिंग वर्ब, जो कि बेसिकली किसके ओरिएंटेड होती है, टाइम ओरिएंटेड होती है। दूसरी है मेन वर्ब, जो कि बेसिकली आपका एक्शन ओरिएंटेड होती है। ठीक है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, आज हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम टेंस के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि टेंस का स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन रहा है, हर एक टेंस को कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है। और इसके बाद जो सेक्शन होगा हमारा वो होगा टेंस को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है बेटा। टेंस की एप्लीकेशन क्या क्या है। जनरली बेटा आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, अगर आप एक मध्यम वर्गीय पेपर लेवल के पेपर को दोगे तो टेंस के स्ट्रक्चर पर ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना। वो पूछ लेगा वर्ब के बारे में, कैसी वर्ब है, सब्जेक्ट ऐसा है तो वर्ब किस फॉर्म में आनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म में या सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है। बट जो एक कॉन्सेप्चुअली बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा आपके पास, तो वहाँ पे आपसे टेंस की एप्लीकेशन ही पूछी जाती है। तो यहाँ तक हमको इसको लेकर चलना है। ठीक है बेटा। इन क्लासेस के बाद बच्चों हम लोग, क्योंकि जैसे मैं आपसे कल डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी बार, यहाँ पे अब थोड़ा सहूलियत भी रहेगी क्लासेस पढ़ाने की। तो बेटा यहाँ पे हम प्रैक्टिस की क्लासेस भी चलाएंगे। ठीक है ना। इंग्लिश की प्रैक्टिस की क्लासेस भी यहाँ पे होपफुली वी विल स्टार्ट। बट धीरे धीरे सब कुछ क्या होगा, बढ़ाया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास, है ना। और आज हमने पढ़ना है टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। आज मॉर्निंग में एक गूगल लाइव मीट हुई थी और ज़्यादा तो नहीं हुई क्लास बेटा, क्योंकि वहाँ पे वही है प्रॉब्लम, वही है बेटा कि वहाँ पे क्या है, वॉलेटाइल है, रिकॉर्डेड नहीं मिल पाएगी क्लासेस। और दिक्कत भी आ रही थी, मुझे भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी यहाँ से, क्योंकि अभी तो मैं एकदम रिलैक्स मोड में बैठा हूँ। वहाँ पे क्या होता है बेटा कि हमको क्लासेस भी देनी है, साथ साथ ये जो टेक्निकल चीज़ें इनको भी मेंटेन करना होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं भूल भी जा रहा था कि कहाँ से चीज़ें कैसे हैंडल हो पा रही हैं। ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो गूगल लाइव जो है वो कुछ समय तक थोड़ा सा ऐसे ही चलने वाला है, बट मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही मैं भी यूज़ टू हो जाऊँगा तब आपको वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बेटा। चलिए सो बेटा, टेंस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे आपके पास ना दो क्या होनी चाहिए, दो टेबल्स होनी चाहिए बेटा। ठीक है। फर्स्ट जो टेबल है बेटा वो है हेल्पिंग वर्ब की टेबल। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है और उसकी V1 V2 V3 क्या है। तो बेटा आप सभी को पता है हेल्पिंग वर्ब तीन है, डू है, बी है और हैव है ना। हर वर्ब की कितनी फॉर्म्स होंगी बच्चों, तीन फॉर्म्स होंगी, V1 V2 V3। V1 क्या होगा बेटा, डू, V2 क्या होगा, डिड, और V3 क्या होगा, डन। ठीक है। ऐसे ही आपका बी की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो होगी इज, एम, आर। V2 क्या होगी, वॉज एंड वर। V3 क्या होगी बेटा, बीन। हैव की V1 होगा बच्चों हैज़ या हैव। बेसिकली हैव का जो V1 होता है उसको हैव ही रखते हैं। यहाँ पे मैं हैज़ इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल वाला भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। हैज़, हैव, इसके बाद आएगा आपका हैड,
और थर्ड भी हो गई आपकी हैड। ठीक है बेटा, तो ये हो गई V1 V2 V3 हमारी तीनों प्राइमरी वर्ब की। आपको एज इट इज़ नोट करते जाना है। ठीक है, चलिए अब याद रखिएगा बच्चों कि ये जो V1 और V2 है ना, ये जो V1 और V2 है, ये जो इस वाइट बॉक्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ, ये जनरली होती है बच्चों किसके लिए, आपके एक्टिव सेंटेंस के लिए होती है। ठीक है, जबकि जो V2 है V3 है बेटा, ये होता है पैसिव जनरेशन के लिए। ठीक है ना, पैसिव सेंटेंस के लिए होता है V2 और सॉरी V3, और एक्टिव के लिए क्या होता है बच्चों, V1 और V2। अब डिफरेंस क्या है सर, जो सर V1 है ये होगा प्रेजेंट के लिए हमेशा, V2 पास्ट के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और V3 आपको पता है ये हमेशा किसके लिए आता है, पैसिव के लिए आता है। ठीक है बच्चों, तो टेंस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों कि हम एक्टिव वॉइस का भी इसी क्लास में डिस्कस करेंगे, टेंस स्ट्रक्चर, साथ साथ आपका पैसिव वॉइस का टेंस का स्ट्रक्चर या पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम यहीं पर ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इन्हीं क्लासेस के साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो याद रखना V1 V2 एक्टिव वॉइस के लिए हो रहा है, जबकि V3 पैसिव में। V1 कब हो रहा है बच्चों, प्रेजेंट के लिए, और V2 कब हो रहा है, पास्ट के लिए। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब आपके पास टेंस कितने हैं, 4। ठीक है ना, तो उन टेंस की भी सेकंड जो टेबल है बेटा वो है आपकी मेन वर्ब के लिए। ठीक है, क्योंकि टेंस कितने हैं सर, 4। पहला हो गया इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया बच्चे परफेक्ट टेंस, और चौथा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हमारे पास जो देखा जाए जो रियल टेंस है वो कौन कौन से बच्चे, प्रेजेंट और पास्ट, है ना। तो जो दूसरी टेबल है उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए एक टेबल टाइप की बना लीजिए आप भी साथ साथ। चलिए बेटा, अब क्या है बच्चे कि जैसे ही आपके पास प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है, तो पहला टेंस बना आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा आपके पास क्या होगा, V1 के साथ S या ES आएगा, या फिर कंडीशन हो सकती है सर कि आपके पास सिर्फ क्या आएगा, V1 आएगा। ठीक है बच्चे, अब आप अलग से एक पॉइंट ज़रूर लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको, कि सर जब भी हम V1 के साथ S या ES लगाते हैं तो जो हमारी वर्ब होती है वो प्लूरल मानी जाती है, और जब भी हम सिंपल V1 यूज़ करते हैं बेटा तो उस केस में जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। मतलब ये जो रूल है ना, ये नाउन के अपोजिट है। अगर आप देखेंगे कि नाउन के साथ अगर आप क्या कर रहे हो, S या ES लगा रहे हो तो वो सिंगुलर होता है, सॉरी वो प्लूरल होता है, जबकि वर्ब के साथ S या ES लगने पे वर्ब क्या मानी जाती है, ओ जस्ट अ मिनट, यहाँ पे शायद बेटा थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया, मैं अपने वर्ड्स को बैक करता हूँ, इसको प्रॉपरली लिख लेता हूँ। अगर आप वर्ब के साथ S या ES लगाओगे, ठीक है, आप भी इसको रेक्टिफाई ज़रूर कीजिएगा, अगर आप वर्ब के साथ S या ES लगाओगे तो वो वर्ब सिंगुलर मानी जाएगी, और सिंपली जो वर्ब है वो क्या मानी जाएगी, प्लूरल। अब देखिए अब ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये नाउन का अपोजिट हो गया। किसी भी नाउन के पीछे जैसे बॉय, तो अगर हम S या ES लगाते हैं तो वो क्या बनता है बेटा, प्लूरल। जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, वर्ब के पीछे S या ES लगाने पर वर्ब क्या मानी जाएगी, सिंगुलर। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पास्ट। तो पास्ट की बात करें बेटा तो यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा आपका क्या आएगा, V2 ही आएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है आपके पास कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक, कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या होगा बच्चे, जो आपके पास, जस्ट मिनट में थोड़े प्रॉपर सही कलर ले लेता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे हमेशा आएगा V1 प्लस ING। ठीक है, पास्ट कॉन्टीन्यूस होगा तो भी क्या आएगा, V1 प्लस ING। नेक्स्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस पे बेटा हमेशा आएगी V3। तो अलग से आप फिर से एक नोट बना लीजिएगा, परफेक्ट का मतलब होता है बेटा कंप्लीटनेस ऑफ वर्क, कंप्लीटनेस ऑफ वर्क, मतलब जब कार्य पूरा होता है ना, जब हम ये बताते हैं कि वर्क हैज़ बीन डन, तो डन क्या है बेटा, देखिए है ना, द वर्क हैज़ बीन डन, डन अपने आप ही क्या है, V2 है ना, ठीक है ना। तो बेटा क्या होता है, कंप्लीटनेस ऑफ वर्क हमेशा शो की जाती है, सॉरी V3, कंप्लीटनेस ऑफ वर्क हमेशा किससे शो की जाती है, V3 से ही शो की जाती है। ठीक है बेटा, अब आपके पास क्या आया, इसको भी बना लीजिए। फर्स्ट आपने ये नोट किया होगा बच्चे कि वर्ब वाला, और सेकंड आपने इसको भी अलग से नोट करना है कि परफेक्ट का मतलब कंप्लीटनेस ऑफ वर्क, और जहाँ पे भी कंप्लीटनेस ऑफ वर्क आएगी वहाँ पे V3 ही आपको जनरली हर जगह दिखेगा। ठीक है, चलिए अब आता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो बेटा यहाँ पे क्या है, परफेक्ट भी है और कॉन्टीन्यूस भी हैं चीज़ें, है ना। तो जो मेन वर्ब की बात करें तो बेटा मेन वर्ब में क्या हो जाएगा, अब V3 तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि कॉन्टीन्यूस के लिए क्या आएगा बेटा, V1 प्लस ING आएगा दोनों केस में, है ना। अब कॉन्टीन्यूस का एलिमेंट कहाँ, सॉरी कॉन्टीन्यूस का एलिमेंट तो आ गया V1 प्लस ING, तो बेटा परफेक्ट का कॉन्टीन्यूस का परफेक्ट का एलिमेंट कहाँ से आएगा, है ना। तो बच्चों जो परफेक्ट का एलिमेंट होगा वो आएगा इस बी की जो फॉर्म ऑफ वर्ब है इससे, जो कि V3 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बीन आएगा। ठीक है, अब याद रखना क्योंकि ये एज एन एलिमेंट यूज़ किया गया है, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बेटा ये जो बीन है यहाँ पे दोनों केसेस में, इस बीन को हम बोलते हैं क्या, पार्टिकल। क्या बोलते हैं, पार्टिकल। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए। ठीक है, फिलहाल अभी आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को भी नोट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो इतनी बात समझ आई आपको, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब बात आती है बच्चों किसकी, पार्टिकल की। ठीक है सर, पार्टिकल होता क्या है, लिखिए बेटा इसके बारे में। इट इज़ अ वर्ड दैट हैज़, it is a word that has no grammatical, it is a word that has no grammatical function, sorry, it is a word that has a grammatical, snow कटा दिए, it is a word that has a grammatical function but does not fit into, but does not fix into parts of speech। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है बच्चे, दे डू नॉट चेंज। ये एक ऐसा शब्द है जिसका क्या होता है, ग्रामेटिकल फंक्शन तो होता है। ठीक है बेटा, अब ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है, ग्रामेटिकल फंक्शन बेटा सिर्फ ये है कि मेन वर्ब के साथ ये क्या रहता है, स्टिक रहता है। ठीक है, मेन वर्ब के साथ रहता है, और इस ये क्या है, ये कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच में फिक्स नहीं होता, और ये चेंज भी नहीं होता, चाहे आप टेंस को चेंज करो, किसी भी चीज़ को चेंज करो। ठीक है ना, तो बीन अगर एज अ पार्टिकल यूज़ होगा तो हर जगह बीन ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हम कहते हैं ना 2 + V1 आ रहा है, 2 + V1, तो जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया टू फ्लाई, तो बेटा टू फ्लाई में ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल, और आपको पता है 2 + V1 क्या कहलाता है, एक इन्फिनेटिव। ठीक है ना, तो 2 + V1 एक इन्फिनेटिव है कंबाइंड रूप से। ठीक है, बट अगर देखा जाए तो सर इस 2, यहाँ पे ये 2 क्या है, तो यहाँ पे ये 2 एज अ पार्टिकल का काम कर रहा है। ठीक है, बट आपने ज़्यादा सोचना नहीं है बच्चों, आपने बस इतना समझना है सर पार्टिकल क्या है, ये मेन एक ऐसा शब्द है जिसका एक ग्रामेटिकल फंक्शन होता है। ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है, इसका मेन काम है कि ये मेन वर्ब के साथ स्टिक रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये दोनों टेबल आपने नोट कर ली है, अब हम बढ़ते हैं आगे की बातों पर।
ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, टेंस के स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टेंस या फिर स्ट्रक्चर ऑफ टेंस आप हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ टेंस। ठीक है, पहला सबसे पहले क्या आएगा बच्चे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आएगा। बच्चों याद रखिएगा, लॉकडाउन का पीरियड बहुत ही क्रूशल पीरियड है आपके लिए भी और इवन मेरे लिए भी, सभी के लिए है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जैसे ही ये पीरियड ख़त्म होगा आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और फिर आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन। ठीक है, और आपको हर अच्छे सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं पर पढ़िए, यहाँ पे तो पढ़िए ही, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, बट आपको कोई और भी सोर्स मिलते हैं तो ज़रूर पढ़िए। ठीक है, हम सब ग्रुप में जुड़े हैं किसी न किसी तरीके से, व्हाट्सएप पर के थ्रू जुड़े हैं। सो आप क्या कीजिए, अपने डाउट्स ज़रूर भेजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद डाउट्स ज़रूर भेजिए। ठीक है, चलिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बेटा आप याद रखिएगा। अब आप एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, किसी भी टेंस के इंडेफिनिट रूप में, अब आप समझ गए ना ये इंडेफिनिट क्यों बोला जाता है, अनिश्चित क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमने कल क्लास में पढ़ा था सर कि कार्य के पूरे होने साथ साथ कार्य के अधूरे रहने का बोध नहीं हो पाता है, इसलिए इस टेंस को इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, सो और यहाँ पे हम बातों को सिर्फ बोल देते हैं। ठीक है, सो किसी भी टेंस के इंडेफिनिट रूप में, इंडेफिनिट रूप के एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव अब आपको पता चल गया होगा सर क्या होता है। बेसिकली ये एक असर्टिव सेंटेंस की पॉजिटिव फॉर्म होती है ना। असर्टिव का मतलब होता है कुछ बोलना, और जब आप पॉजिटिव रूप से कुछ बोलते हो तो उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो किसी भी टेंस के इंडेफिनिट रूप के एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को आप ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। किसी भी टेंस के इंडेफिनिट रूप में एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, चाहे वो आपका क्या हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट का हो या फिर आपका पास्ट का हो। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस की, तो आप सभी को पता है बच्चों टाइप ऑफ सेंटेंस में, जस्ट मिनट बेटा, अब ये क्या करें, थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, जस्ट मिनट। चलिए हम चलिए फिर से शुरू करते हैं बच्चों। सो हम थे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटा सबसे पहले जो सेंटेंस का टाइप ऑफ सेंटेंस आएगा वो कौन सा आएगा यहाँ पर, एफर्मेटिव। ठीक है बच्चे, वैसे तो एफर्मेटिव एक सिंपल सेंटेंस होता है ना। तो यहाँ पे बेटा जो फॉर्मेशन होगी वो सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। अब आपको ही पता है कि सर वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिवाइड होती है। तो अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाती तो दैट मीन्स सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बेटा होगा क्या, अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। ठीक है, आप साथ साथ बनाइएगा। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है बच्चे, सिंगुलर, तो वर्ब भी आप कैसी लोगे, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट आपके पास क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी आप कैसे लोगे, प्लूरल। प्लूरल वर्ब दी जाती है V1 से और सिंगुलर वर्ब दी जाती है V1 के साथ S या ES से। बस सिंपल सा हो गया। ठीक है, तो अफर्मेटिव आपको समझ आया। चलिए तो सेंटेंस के एक लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राम पत्र लिखता है, तो आप क्या बोलोगे, राम। राइट एक मेन वर्ब है, सिंगुलर है राम, तो इसलिए राइट्स अ लेटर हो जाएगा। ठीक है, वो पत्र लिखते हैं या हम पत्र लिखते हैं, तो आप बोलोगे वी। अब राइट्स नहीं रहेगा ना, वी राइट अ लेटर।
वी राइट अ लेटर। इज इट क्लियर? अगर हम बोलेंगे यू के आई के साथ बोलेंगे तो आई के साथ क्या बोलोगे बेटा? आई राइट अ लेटर। कारण क्या बना सर? क्योंकि आई जो है वो किसी किसी केस में क्या लगता है बेटा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है या फिर एम को यूज़ करता है। ठीक है बेटा। वैसे ही बेटा यू के साथ भी आता है। यू क्या करता है? किसी किसी केस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी ले लेता है। अगर आप यू की बात करो तो यू में यू राइट अ लेटर ही आएगा, यू राइट अ लेटर, क्योंकि यू भी क्या कर रहा है बेटा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रखता है। अब ये प्रोनाउन में थोड़ा सा ढंग से क्लियर हो पाएगा कि आई और यू के साथ ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि किसी किसी केसेस में देखोगे आप वहाँ पे सिंगुलर भी वर्ब आ जाती है। ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फर्स्ट है दैट इज एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सेकंड क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। अब आपको पता ही है सर कि चाहे सेंटेंस आपका नेगेटिव हो या फिर सेंटेंस आपका क्या हो, थर्ड भी यहीं पे बना लेते हैं, थर्ड आपका इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है ना बेटा। तो सेंटेंस चाहे आपका नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब तो आनी है ना बेटा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? ठीक है। एक्चुअली होता क्या है बेटा, क्योंकि आप प्रेजेंट पढ़ रहे हो और इंडेफिनिट पढ़ रहे हो तो डू बी हैव में फर्स्ट डू ही आएगा और डू की भी क्या आएगी बेटा? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। मैं अफर्मेटिव को ओमिट कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप अफर्मेटिव भी नोट कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है। देखिए, ऑफलाइन वीडियो में फ़ायदा पता क्या है? ऑफलाइन वीडियो में सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप स्पीड बढ़ा और घटा कर देख सकते हैं, आप रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, अगर आप वो आपसे मिस हो जाए तो आप दोबारा उसको क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है बेटा, पढ़ सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक बेनिफिट मुझे लगता है कि ऑफलाइन वीडियोज़ आर बेटर देन ऑनलाइन वन। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट V1, V2 और V3। तो बेटा यहाँ पे जो यूज़ होगा वो क्या होगा? डू ही यूज़ होने वाला है एज V1। V1 यूज़ होगा क्योंकि डू V1 हो गया। V2 क्या होता था? डू, डिड और डन। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? V1 यूज़ होगा। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। तो यहाँ पे भी सर केस वही होगा ना। पहला केस क्या होगा सर? सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? सिंगुलर। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? प्लूरल। तो बच्चे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको पता है डू तो हर केस में आएगा ना। डू तो क्या होगा बच्चे? हर केस में आएगा। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? वर्ब के साथ वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब क्या होती है? V1 के साथ एस या ई एस होती है ना बेटा। अब ये जो बेटा एस या ई एस जो है ना वर्ब के साथ लगा हुआ, ये हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? इस वर्ब के एस या ई एस को शिफ्ट कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है। और इसीलिए बन जाता है डज। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि जो जब भी हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो हम डज प्लस क्या लगा देंगे? V1। इतनी बात समझ आ गई आपको? ठीक है। सेकंड क्या आएगा सर? सेकंड आएगा डू के साथ क्या होगा? तो बेटा डू के साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी, डू के साथ V1 आएगा। तो यहाँ पे तो एस या एस है ही नहीं, तो वो शिफ्ट भी कहाँ से होगा? तो इसीलिए आपने क्या रखना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू प्लस V1 ही रखना है। तो जैसे ही क्या था? राम राइट्स अ लेटर था ना बेटा, राम राइट्स अ लेटर। तो अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बोलोगे? राम डज नॉट राइट अ लेटर, है ना बेटा। या राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये भी बोल सकते हो। कोई भी सेंटेंस तो कैसे भी बना सकते हैं ना, वर्ब ऑब्जेक्ट ही तो आपको चेंज करना है। ठीक है बेटा। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम डज नॉट राइट लेटर, ये आप लिख सकते हैं। और अगर प्लूरल की बात करो तो वी आएगा, तो वी डू नॉट। ठीक है बेटा, वी डू नॉट राइट अ लेटर या वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है बेटा। चलिए, नेक्स्ट आता है बच्चे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कंडीशन सेम ही लगने वाली है, क्योंकि बेटा कंडीशन किसकी है? हेल्पिंग वर्ब की है ना। और यहाँ पर जो यूज़ होगा वो कौन सा होगा? डू ही यूज़ होने वाला है। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे भी कंडीशन वो यही सर कि अगर आपके पास सब्जेक्ट है कैसा? सिंगुलर, तो आप यूज़ करोगे डज और फिर यूज़ करोगे V1। और सब्जेक्ट कैसा है बच्चे? अगर प्लूरल, तो आप यूज़ करोगे डू और साथ साथ V1। ठीक है ना। चलिए,
तो अगर मैं आपको बोलता हूँ बच्चे कि राम राइट्स अ लेटर का क्या बनाइए, ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाइए, ओपन एंडेड, तो आप क्या बोलोगे, कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे वाई, है ना। अब राम के लिए क्या आ जाएगा, डज, वाई डज राम, राइट की जगह क्या हो जाएगा, राइट्स की जगह राइट हो जाएगा, वाई डज राम राइट अ लेटर, ठीक है। और इसका अगर आपको क्लोज एंडेड बोलना है, जिस मतलब क्लोज एंडेड क्या होता था बेटा, जिसमें आपके पास क्या आता था, जो आंसर होता था वो इधर येस और नो ही आता था, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, डज राम राइट अ लेटर, इतना ही तो बोलोगे, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ बच्चों कि इस वाले सेंटेंस का क्या बनाओ, नेगेटिव, मतलब वो सेंटेंस क्या होना चाहिए, इंटरोगेटिव भी होना चाहिए, साथ साथ नेगेटिव भी होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, वाई डज राम नॉट राइट द लेटर, नॉट राइट अ लेटर, ठीक है बेटा, क्योंकि अब आपको पता चल गया सर नॉट क्या करता है, निगेट करता है वर्ब को, इसलिए वर्ब के साथ ही रहेगा, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हो क्या, पार्टिकल भी तो बोल सकते हो सर नेगेटिव वर्ड सेंटेंस का, एडवर्ब भी बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा बेटा, वर्ब के साथ रहेगा, इस चीज़ का याद रखना है, ठीक है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ आई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आएगा बच्चे कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब वाली जो प्रॉब्लम है वो केवल एफर्मेटिव में रहती है, इंडेफिनिट में रहती है ना, तो अब कॉन्टिन्यूस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है बेटा। तो आप हेडिंग डालिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस NUOUS कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है बच्चों। अब देख रहे हो आप, लिखना भी बड़ा मुश्किल है बच्चों इसमें ना, इसीलिए राइटिंग बड़ी अजीब सी आपको दिख रही होगी, ये अभी ज़्यादा, जस्ट अ मिनट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, बच्चे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आएगा, चाहे सेंटेंस आपका कैसा भी हो, हम आपको पता है कि हम V1 प्लस क्या रखते हैं, ING, ठीक है बेटा। और वहाँ पे हमने क्या लिया था बेटा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हमने डू की V1 ली थी, यहाँ पे हम लेंगे बच्चे बी की V1, ठीक है। तो बी की V1 क्या होती है, इज एम आर, V2 क्या होता था, वॉज और वर, और V3 क्या होता था, बीन। तो बेटा यहाँ पे हम जो लेते हैं वो क्या लेंगे, इज एम आर को लेंगे, इसलिए आ जाएगा इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, ठीक है बच्चे। चलिए, तो अब सिंपल है, अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चे एफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, तो क्या बोलोगे, राम, राम के साथ राम पत्र लिखता है, क्या बोलोगे, राम इज राइटिंग अ लेटर, है ना। सब्जेक्ट को अगर आप प्लूरल करते हो, अब याद रखिएगा बेटा, ये जो इज़ है ना, ये इज़ आएगा आपका तब जब आपके पास सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है। आर कब आएगा बेटा, जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल। और एम कब आएगा, जब आपके पास सब्जेक्ट में आई लिखा होगा, आई एज अ प्रोनाउन लिखा होगा, ठीक है बेटा। होता तो सिंगुलर है बट इसके साथ एम आएगा, और अगर इनकेस यू आता है बेटा तो वो भी यहाँ पर प्लूरल कंसीडर किया जाता है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं बोलूँ आप पत्र लिख रहे हो, तो आप बोलोगे सर यू आर राइटिंग अ लेटर, या यू आर प्लेइंग क्रिकेट, कुछ भी बोल सकते हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आई की बात करें तो आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है बेटा। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे बताइए, पुलिस इज ऑब्लिक आर सर्चिंग फॉर द थीफ, क्या आएगा बच्चे, पुलिस इज या आर सर्चिंग फॉर द थीफ, तो याद रखिएगा बेटा, पुलिस, ठीक है, और पीपल,
बेसिकली ये लगता तो क्या है कि कलेक्टिव नाउन है ना, बट ये हमेशा क्या आते हैं बेटा, इनको हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटा, तो पुलिस आर सर्चिंग फॉर द थीफ आएगा। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या होगा, वर्ब चेंज होगी। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन टेंस से संबंधित ही नहीं है, ये तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। ठीक है बेटा, चलिए, तो आपको समझ आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। थैंक यू। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद बच्चे आएगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, थर्ड लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, तो बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो चाहे सेंटेंस आपका कैसा भी हो, है ना, जो दिक्कत होती है बच्चे वो केवल इंडेफिनिट टेंस में होती है, जहाँ पे हमारा केस बन जाता है अलग से एफर्मेटिव सेंटेंस का। बाकी यहाँ पे सभी टाइप्स के साथ, चाहे एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, या आपका इंटेरोगेटिव हो। अच्छा, पिछले वाले टेंस में जो अभी हमने कॉन्टिन्यूस किया, वहाँ पे मैंने आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं लिखवाया है ना। तो आप एक बार क्या करेंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर आप कल खैर भेजोगे भी कैसे, तो बेटर ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के एक एक एग्जाम्पल आप बना के लिखिएगा। सब्जेक्ट को सिंगुलर बना के लिखिएगा, सब्जेक्ट को प्लूरल बना के लिखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे आपका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या एफर्मेटिव किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा बेटा, V3 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि अगर हम बात करते हैं बच्चे किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने लिया डू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिया बी, और यहाँ पे लेंगे हैव की फर्स्ट फॉर्म। तो हैव की फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या है बच्चा, हैज़ और हैव, V1 लेंगे। ठीक है बच्चे, V2 आपको पता है हैड, और V3 भी आपको पता है हैड। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा सर हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस, अब क्योंकि ये वी परफेक्ट है तो बेटा यहाँ पे वर्ब की फॉर्म क्या रहेगी, मेन वर्ब की फॉर्म हमेशा V3 रहने वाली है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो हैज़ होगा बच्चे कब, जब सब्जेक्ट आपके पास क्या होगा, सिंगुलर, और हैव कब होगा बच्चे, तो सब्जेक्ट आपके पास क्या होगा, प्लूरल। ठीक है, तो यहीं से हम ये भी बात कर सकते हैं सर कि आई अगर सब्जेक्ट होगा तो आप क्या यूज़ करोगे, हैव। यू के साथ भी क्या बच्चे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब भी आएगी, तो यू हैव के साथ ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो राम इज़ राइटिंग अ लेटर, चलो एक एक बना लेते हैं, इसमें तो सारे लिख लेंगे। ठीक है, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट बोल देते हैं, तो क्या आएगा, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो राम हैज़ प्लेड, PLAYED, प्लेड क्रिकेट, राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, या राम हैज़ रिटन अ लेटर, क्योंकि देखो इनमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको आसानी से समझ आएगा अगर एक ही सेंटेंस रखे। तो राम हैज़ क्या आएगा, रिटन अ लेटर। ठीक है बच्चे, अगर आप वी पे बोलो तो क्या आएगा, वी हैड रिटन अ लेटर, वी के साथ ही आएगा। ठीक है बच्चे, अगर मैं अब आपसे बोलूँ बेटा इन्हीं का नेगेटिव बनाओ, तो नेगेटिव क्या बोलोगे, राम हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, वी हैड नॉट रिटन अ लेटर। अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चे इसका क्या बनाइए, इंटेरोगेटिव बनाओ, वो भी कौन सा, क्लोज एंडेड। तो आपको पता है सर क्लोज एंडेड में होता क्या था, हेल्पिंग वर्ब पहले आती थी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यही तो होता था ना। तो बस राम का बनाइए क्लोज एंडेड, तो आप बोलोगे सर हैज़ राम रिटन अ लेटर, क्योंकि मैं इस वाले सेंटेंस एफर्मेटिव का बोल रहा हूँ ना बच्चे, इस वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले का आप क्लोज एंडेड बनाइए, तो आप बोलेंगे हैड वी रिटन, है ना, हैड वी रिटन अ लेटर। इज इट क्लियर बच्चों, क्योंकि इस पर मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ बच्चों, इसीलिए मैं आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके ऊपर छोड़े हुए हैं, आप इसको बना के रखिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए, अब आती है सर, अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट शुरू होगा टेंस का, जो कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो बच्चे यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, हमने बात करी थी किसकी सर, यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़े थे हमने। एक था स्पेसिफिक टाइम। तो होता क्या है बच्चे, जैसे मान लीजिए आप ऐसे, ये मान लीजिए एक टाइमलाइन है और ये है आपका प्रेजेंट, मतलब ये वही समय है जो अभी वर्तमान का समय है, ठीक है ना। और इससे पीछे जितनी भी लाइन है ये सारा एरिया क्या है आपका पास्ट। तो होता क्या है बच्चे, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो पहले मैं आपको कहाँ पे ले जाऊँगा, एक स्पेसिफिक टाइम के पास ले जाऊँगा। ठीक है बच्चों, ये तो प्रेजेंट था ना, तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब फिर मैं क्या कहूँगा बेटा कि इस समय से अभी तक, इस समय से अभी तक और थोड़ा सा नियर फ्यूचर में भी, है ना बच्चे, नियर फ्यूचर में भी जब कोई कार्य होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बोलेंगे। मतलब सर कार्य हम बोल तो किसने समय में रहे बेटा, बोल तो हम प्रेजेंट में रहे हैं, पर बात किसकी करेंगे, स्पेसिफिक टाइम पर ले जाकर करेंगे। अब बोलेंगे उस समय से लेकर अभी तक और थोड़ा सा आगे भी ये कार्य चल रहा है। समझ आई बात। जैसे हम बोल सकते हैं कि हम अराउंड 30 मिनट से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो 30 मिनट पहले ले गया मैं आपको, फिर बोला कि अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अब फिर थोड़ा सा आगे ले गया। ठीक है बच्चे, यहीं पर अगर हम परफेक्ट टेंस को समझें बेटा, तो जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस बोलता है जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है उसके बारे में बोलता है। तो इसका मतलब सर कहीं पीछे कोई कार्य शुरू हुआ और जस्ट अभी अभी खत्म हुआ, यहाँ पे तक वो खत्म हो जाएगा, नियरेस्ट नियर फ्यूचर नियर प्रेजेंट में वो कार्य खत्म हो गया, तो ये क्या होगा, परफेक्ट टेंस। जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होगा, थोड़ा सा आगे ले जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए, तो यहाँ पर भी बच्चे वही है, सभी टाइप के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा सर, देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसको पूरा ही लिख लेंगे। अब क्योंकि परफेक्ट है सर तो हैज़ और हैव आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव प्लस कॉन्टिन्यूस भी है तो बेटा क्या आएगा, V1 प्लस ING आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है सर, उस कॉन्टिन्यूस के साथ हम बीन प्लस V1 प्लस ING लगाते हैं, ये हमने टेबल में पढ़ा था। ठीक है सर, अब स्पेसिफिक टाइम को समझाने के लिए बच्चे यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, पहला आएगा सिंस और दूसरा आएगा फॉर। ठीक है, और फिर हम क्या बोलेंगे, टाइम। अब याद रखिएगा बेटा, टाइम जो है वो एक शब्द के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, किसी वाक्यांश के द्वारा भी समझाया जा सकता है, या फिर किसी सेंटेंस के द्वारा भी इसको हम बता सकते हैं टाइम को। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बच्चे, तो अगर हम सेंटेंस पर लिखना चाहें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखते हैं राम पत्र लिख रहा है, तो हम पहले बोलेंगे क्या सर, राम किसी समय से, बोल तो हम अभी रहे ना, पर मान लीजिए राम 30 मिनट से, ठीक है ना, तो हम 30 मिनट पीछे गए, तो राम, अब राम के साथ क्या आएगा, हैज़, राम हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, डैश कर देता हूँ यहाँ पे 30 मिनट्स, MINUTES मिनट्स। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक टाइम हो गया। ठीक है बच्चे, ये क्या आ गया आपके पास, सब्जेक्ट सिंगुलर था, हैज़ हैव क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी, बीन एक क्या होगा, पार्टिकल होगा। ठीक है बच्चे, ये क्या हो गया आपके पास, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया होगा, तो V1 प्लस ING के बाद क्या आएगा बच्चे, ऑब्जेक्ट ही आता है। ठीक है, फिर सिंस फॉर आएगा। अब क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा, तो बच्चे इसका रूल अब हम समझेंगे। ठीक है बच्चे, वैसे यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉर। तो इतना आपको समझ आया। अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, फिलहाल तो हम उसी बात पे रहेंगे ना जो हम जिस तरीके से हम सीख रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे राम की जगह वी कर दूंगा तो तब क्या हो जाएगा, वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, या वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी आपको। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है सर कि ये सिंस कब यूज़ होगा और ये फॉर कब यूज़ होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लिखिए यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर।
सिंस कब यूज़ होगा और फॉर कब यूज़ होगा। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा बेटा, सिंस जो है वो स्पेसिफिक टाइम को बताता है, मतलब ये समय के एक निश्चित पल को बताता है। जबकि फॉर क्या है सर, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है। फॉर पीरियड सॉरी फॉर बताता है बच्चों पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, मतलब ये समय के काल के बारे में बताता है। ठीक है सर। पहला यूज़ क्या है सर, सिंस का यूज़ हम किसी भी डे, ठीक, डेट, ईयर, ठीक, मंथ या सीजन के साथ करते हैं। अब ये तक तो सही है सर कि डे, डेट, ईयर, मंथ, सीजन क्यों आया, ये भी तो एक प्रश्न हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैंने एक एनालॉजी टाइप की बनाई है, ठीक है, जो कि फिट भी बैठती है, इसको समझते हैं। देखिए बेटा, जब हमारे पास घड़ी नहीं थी, क्लॉक या वॉच का आविष्कार नहीं हुआ था, आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हु इन्वेंटेड द क्लॉक एंड हु इन्वेंटेड वॉच। ठीक है बेटा, क्लॉक और वॉच में फ़र्क है ना, तो बताइएगा कि क्लॉक का इन्वेंटर कब है और वॉच का इन्वेंटर कौन है। ठीक है, तो जब क्लॉक और वॉच का समय इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो इंसान, आपको पता है कि पुराने समय से इंसान कैसे समय की गिनती कर रहा है या समय की गणना कर रहा है ना बेटा। तो जब इंसान ने बेटा सन को देखा ना, तो उसने क्या बनाया, डेज, जिसको हम दिन कहते हैं। जब उसने सन को ऑब्जर्व किया, क्योंकि सन क्या हो रहा है, 24 घंटे में 2 बार दिख रहा है ना आपको, मतलब 24 घंटे के बाद रिपीट हो रहा है ना। तो इसी तरीके से सन से उसने सन को ऑब्जर्व करके क्या बनाया, दिन। जब उसने मून को देखा, तो बेटा मून को ऑब्जर्व करके उस बनाया मंथ, मतलब माह, महीना। ठीक है बेटा, आपको ये पता है कि इसके 2 पक्ष होते हैं हिंदी के कैलेंडर में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, मतलब एक चढ़ता हुआ चंद्रमा और एक उतरता हुआ चंद्रमा कहा जाता है। ठीक है ना। ठीक है, जब उसने पृथ्वी को देखा, पृथ्वी को ऑब्जर्व किया, तो बेटा उसने क्या बनाया, सीजन, क्योंकि ऋतुएं है ना, तो 4 सीजन में बांट दिया। ठीक है बेटा, पृथ्वी को देखकर उसने क्या बनाया, सीजन को ऑब्जर्व किया। ठीक है, और जब उसने अपने आप को देखा, तो उसने अपने आप को क्या बनाया, अपने आप को देखकर उसने क्या समझा कि मेरी कितनी स्टेजेस हैं, कि मैं कभी बच्चा हूँ, फिर बड़ा हो रहा हूँ, फिर मैं एक भाई हूँ, फिर पिता हूँ, फिर मैं दादाजी बन गया, है ना। तो इसीलिए बेटा डे, डेट, ईयर, मंथ, सीजन के साथ साथ स्टेजेस ऑफ लाइफ में भी क्या आएगा, स्टेजेस ऑफ लाइफ में भी क्या आएगा आपका, सिंस ही यूज़ होगा। ठीक है, डे की बात करें तो बच्चे डे तो आएगा ही आएगा, साथ साथ पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे के साथ भी क्या आएगा आपका, सिंस आएगा। ठीक है, या फिर सिंस यूज़ होगा सर किसी भी नेम ऑफ इवेंट या फिर किसी भी अकेजन के साथ भी क्या होगा, सिंस का यूज़ होगा। ठीक है, ये एक एनालॉजी के रूप में मैंने बताया था आपको, जिसको मैं ओमिट कर रहा हूँ। तो इससे आपको समझ सकते हो सर कि ठीक है, ये सारी चीज़ें डेफिनेट रूप से बनाई थी उसने ऑब्जर्व करते हुए अपने आप को, है ना, अपने आप को, पृथ्वी को, चंद्रमा को और सूरज को, तो इसलिए इन सब के साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ठीक है बच्चे, अब बात आती है सर नेम ऑफ इवेंट के साथ क्यों, क्योंकि बेटा जैसे मान लीजिए आप और मैं बात कर रहे हैं, और हम किसी की बात करते हैं कि भाई जब से वो ग्रेजुएट हुआ, है ना, या फिर हम बोलते हैं कि जब से लॉकडाउन लगा, तो हम स्पीकर और लिसनर दोनों उस इवेंट को क्या मानते हैं, समझते हैं कि वो इवेंट कब हुआ है। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में हम उस निश्चित समय पर जा रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ अगर कि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब क्या कंडीशन हुई थी, या तब मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, तो आप सबका दिमाग कहाँ जाएगा, फर्स्ट लॉकडाउन के समझ आएगा। तो आपको भी वो मेरे को भी वो समय पता है और आपको भी वो समय पता है, तो इसलिए हम दोनों के लिए वो समय क्या हुआ, निश्चित हुआ। कोई भी ओकेजन, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पिछली बार की दिवाली में ऐसा ऐसा हुआ था, है ना, या पिछली बार की होली में ऐसे ऐसे हुआ था बेटा, तो आपको पता है वो ओकेजन कब आया था। सो दैट इज़ वाई इट इज़ स्पेसिफिक फॉर यू एंड मी, मतलब इट इज़ स्पेसिफिक फॉर लिसनर एंड ऑल्सो फॉर स्पीकर।
तो सिंस का यूज़ यहाँ पे होगा, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। सिंस मंडे, सिंस 1947, सिंस मंडे, सिंस 1947, सिंस 24th जुलाई, सिंस फेब्रवरी, सिंस विंटर, सिंस चाइल्डहुड, सिंस मॉर्निंग, है ना। नेम ऑफ इवेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, सिंस हिज मैरिज, या कि सिंस होली या सिंस दिवाली, ठीक है बच्चे। आप इनके एक एक एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है बच्चे पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा बच्चे कि क्योंकि ये काल की बात करता है, तो याद रखिएगा बेटा, जब भी इनडेफिनिट ड्यूरेशन होगी ना समय की, तो हम यूज़ करेंगे फॉर। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया, एग्जाम्पल के रूप में बोल दिया, फॉर 15, या मैंने ऐसे बोल दिया फॉर ईयर्स, वर्षों से, या मैंने बोल दिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। मैंने समय नहीं बताया बट उसकी ड्यूरेशन बता दी, बहुत महीनों से या काफ़ी समय से, ठीक है बच्चे। तो वहाँ पे क्या आएगा, इनडेफिनिट। नेक्स्ट आता है बच्चे न्यूमेरल प्लस टाइम वर्ड। न्यूमेरल प्लस टाइम वर्ड, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया, जब भी कोई संख्या सूचक शब्द और कोई भी समय सूचक शब्द एक साथ है, तो जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि फॉर 3 days, फॉर 3 days, तो ये एक संख्या सूचक शब्द है, नंबर बता रहा है, और ये एक समय सूचक शब्द है, ठीक है। इसी के अंदर आ जाता है, इसी के अंदर में रहता है बेटा कैलकुलेटेड टाइम। जैसे मान लीजिए मैं बोलना चाहूँ कि फॉर 10 years, तो ये क्या है, नंबर और समय। तो इसी को कैलकुलेटेड टाइम के रूप में कैसे बोल सकते हैं सर हम, फॉर डिकेड्स। समझ आए, क्योंकि डिकेड्स ही क्या है सर, 10 years का एक ड्यूरेशन है ना। या मैंने बोल दीजिए, मैंने मान लीजिए मैंने बोल दिया फॉर अ सेंचुरी, फॉर अ सेंचुरी, तो सेंचुरी क्या है बेटा अपने आप में 100 years, मतलब न्यूमेरल प्लस टाइम है, तो इसी वजह से फॉर का यूज़ यहाँ पर होगा, ठीक है बच्चे। अब अगर हम बात करें टेंस की, तो बच्चे फॉर आपका ऑल टेंस में यूज़ होगा। सिंस जो है बच्चे वो हमेशा पास्ट और प्रेजेंट में ही यूज़ हो पाता है, ठीक है सर। तो अब बात आई सर कि अगर ये पास्ट और प्रेजेंट में होता है, तो फ्यूचर में सिंस की जगह कौन यूज़ होगा, तो बेटा फ्यूचर में सिंस की जगह होगा फ्रॉम यूज़, ठीक है। फ्रॉम का यूज़ क्या होगा, जो सिंस का यूज़ है वो सारा का सारा यूज़ किसका है, फ्रॉम का भी है, बट वो किस टेंस में यूज़ होगा, फ्यूचर में। समझ आई बात। तो फ्यूचर टेंस में सिंस को कौन रिप्लेस कर देता है, फ्रॉम रिप्लेस कर देता है। यही बात हम दोबारा से पढ़ेंगे किसमें, जब हम पढ़ेंगे आगे किसके बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में, वहाँ पे भी इसको कवर करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस कौन सा है बच्चे, नेक्स्ट टेंस है हमारे पास, इसके एग्जाम्पल आप बना लेंगे ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस प्रकार से फॉर 100 years, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया हमारे पास टेंस कौन सा बच्चे, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में फर्स्ट कौन सा आएगा, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो वापस हम उसी इंडेफिनिट पे आ गए जहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव, फिर आपका नेगेटिव, फिर आपका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो बेटा आपको पता है कि एफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, नेगेटिव और इंपेरेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। वहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का V1 लिया था, यहाँ पे हम लेंगे डू का V2। डू का V2 क्या होता है बेटा, डिड। तो इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, डू का V2 आ जाएगा, ठीक है, बट नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। अब आपने देखा होगा सर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे केवल क्या आती है बेटा, V2। उस चार्ट को याद कीजिए जो हमने स्टार्टिंग में बनाया, ठीक है। अब जैसे ही आप नेगेटिव बनाओगे सर,
तो जब डिड आपके पास आएगा तो V2 भी अपनी फॉर्म क्या कर देगी, चेंज कर देगी, V1 में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा, डिड और V1 आएगा। जैसे राम राइट अ लेटर, तो आप क्या बोलोगे, राम रोट अ लेटर बोलोगे, ये तो बोलोगे, है ना। इसका नेगेटिव बोलोगे तो क्या बोलोगे, राम, अब क्या आएगा, डिड नॉट, अब V1 हो जाएगा, राइट अ लेटर। इसका आप क्लोज एंडेड बोलोगे तो क्या बोलोगे, डिड राम राइट अ लेटर, यही बोलोगे। और इसका अगर आप ओपन एंडेड बनाओगे तो वाई डिड राम राइट अ लेटर, ठीक है बच्चे। अगर मैं इसका इस राम को क्या बना दूं, दे, तो दे के साथ भी क्या आएगा बेटा, दे रोट अ लेटर। यहाँ पे दे बनाए तो दे के साथ भी क्या आएगा, दे डिड नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का केस नहीं है। हमने आपने टेबल भी देखी है, वहाँ पे सिर्फ V2 लिखा है, एक ही केस लिखा है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो चाहे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, है ना, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो भी यही होगा, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो भी यही यहाँ पे लागू होगा। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब इजी है बच्चे सारा। नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वहाँ पे क्या लिया था बच्चे, हमने बी का V1 लिया था, यहाँ पे हम बी का V2 लेंगे, जो कि क्या है, वॉज और वर। तो सिंपल सा है ऑल टाइप्स के लिए। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वॉज वर के साथ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो V1 प्लस ING। वॉज कब होगा, जब सेंटेंस आपका क्या होगा, सिंगुलर, और वर कब होगा, जब सेंटेंस आपके पास क्या होगा, प्लूरल। तो राम वॉज राइटिंग अ लेटर, दे वर राइटिंग अ लेटर। राम वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर। वॉज राम राइटिंग अ लेटर, वर दे राइटिंग अ लेटर। आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। वहाँ पे हमने हैव का V1 लिया था, तो यहाँ पे बेटा हम लेंगे हैव का V2, और हैव का V2 क्या होता है, हैड, ठीक है बेटा। वहाँ पे हैज़ हैव के साथ V3 था, क्योंकि परफेक्ट है। यहाँ पे क्या आएगा, हैड के साथ क्या आ जाएगा, V3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, राम हैड रिटन अ, राम हैड रिटन अ लेटर। या दे के साथ भी बनाओ तो दे हैड रिटन अ लेटर। नेगेटिव भी बनाओगे तो राम हैड नॉट रिटन अ लेटर, दे हैड नॉट रिटन अ लेटर, बन जाएगा ना इसमें। मुझे लगता है कि अभी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें बेटा, तो इसका तो पूरा ही लिख लेते हैं। क्या बनेगा सर, सब्जेक्ट फिर हैड प्लस क्या आएगा बेटा, फिर आपको पता है कि यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पार्टिकल लग के आता है, बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर टाइम, है ना बेटा। तो राम, मान लीजिए हम कहते हैं राम 30 मिनट से क्या कर, आधे घंटे से क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। तो राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर, है ना, फॉर 30 मिनट्स, ठीक है बेटा। राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 30 मिनट्स बन सकता है। नेगेटिव का ध्यान रखिएगा बेटा, नेगेटिव में यहाँ पे थोड़ा सा आप गलती कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, राम हैड नॉट बीन राइटिंग, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे क्या है बच्चे, पार्टिकल है यहाँ पे बीन, इसने वर्ब के साथ ही रहना है। अगर आपने नॉट यहाँ पे लगा दे तो आपने पार्टिकल चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो राम हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 30 मिनट्स, तो राम हैड बीन नॉट राइटिंग नहीं आएगा, या ये आएगा, राम हैड बीन नॉट राइटिंग अ लेटर फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। चलिए इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी,
फ्यूचर टेंस की, ठीक है बेटा। जस्ट अ मिनट। चलिए, तो बेटा फ्यूचर टेंस का जो डिस्कशन होगा, फ्यूचर टेंस का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वहाँ पे हमको मोडाल्स को भी समझना है, साथ साथ विल और शैल को भी समझना है, ठीक है बेटा। तो इस क्योंकि ये मोडाल्स होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन चाहिए होगा, तो इसीलिए इसको हम करेंगे क्लास 3 में, ठीक है बच्चों। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है बेटा कि ये जो मेरा नंबर है 9897832413, आप इस पर क्या कीजिए, व्हाट्सएप पर मेरे से कनेक्ट होइए, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम एक ग्रुप भी बनाने वाले हैं और टेलीग्राम चैनल भी बनने वाला है, ठीक है बेटा। तो टेलीग्राम चैनल में भी मैं आपको चीज़ें अपलोड करके दूंगा, वीडियोस वगैरह होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, धीरे धीरे ही बढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। तो आपने व्हाट्सएप क्या करना है, केवल अपना नाम और बैच में आपका आ जाएगा बैंक या एसएससी, बैंक, एसएससी या सीडीएस। वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट्स के नंबर मेरे पास ऑलरेडी है, बट मैं इसलिए चाह रहा हूँ बेटा क्योंकि मैं अलग से एक ग्रुप बनाऊंगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि अभी क्या है 8 ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग से, ठीक है ना। तो मेरे को एक ही चीज़ को 8 बार क्या करना पड़ रहा है, फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। और कई बार क्या हो रहा है कि मैं किसी ग्रुप को स्किप कर जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि एक ही सिंगल ग्रुप रहेगा, वही बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग, एक ही 2 ही ग्रुप रहेंगे। तो वहाँ पे मेरे लिए भी चीज़ों को शेयर करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस पर आप क्या भेजेंगे, नाम और बैच भेजेंगे, बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको उसी ग्रुप में दे दूंगा, वहीं से हम इसको आगे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और क्या बोलते हैं उसमें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर लेना भाई, है ना। और वीडियो कैसी लग रही है उसको आप बता दीजिएगा, फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है, ठीक है सर। थैंक यू सो मच।